Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। चैप्टर नंबर 21 बर्निंग सोशियो इकोनॉमिक इशू को आज हम कंटिन्यू करने के लिए जा रहे हैं और आज की क्लास में मैं अपने पास दो टॉपिक को कवर करते हुए चलूंगा, जिसमें एक होगा आपका फार्म इंडेप्टनेस और एग्री पॉलिसी और डी ग्लोबलाइजेशन द आफ्टर इफेक्ट। ये दोनों ही टॉपिक अपने आप में थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बट हाँ इसको मैं स्टोरी फॉर्म में बताऊंगा तो आपको बुक से लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर आप पढ़ोगे अपने लेवल पे बुक से एक एक लाइन तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पास फार्म इंडेप्टनेस एंड एग्री पॉलिसी। चलो इसको एक बार मैं बुक पे निकाल लेता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या चीज़ है। देखिए ये ना फार्म इंडेप्टनेस एंड एग्री पॉलिसी। देखो आपने भी सुना होगा, अभी गवर्नमेंट कुछ टाइम पहले 3 फार्म बिल्स लेकर आई थी जिसको उन्होंने पास करने की कोशिश की थी, बट यहाँ पर क्या हुआ था कि जो हरियाणा और जो अपने यूपी के जो अपने किसान भाई लोग हैं, इन्होंने धरना प्रदर्शन किया और इस तरह से गवर्नमेंट ने क्या किया था, अभी गुरु पूर्णिमा वाले दिन इसको क्या लिया था, रिवोक कर लिया था, वापस ले लिया था। और इन्होंने कहा था कि शायद हम लोगों को समझा नहीं पा रहे इस बिल से हमें क्या बेनिफिट है, लेकिन रियलिटी में देखो नुकसान तो थे, मैंने खुद ने भी ये चीज़ नोटिस की, नुकसान थे, लेकिन ये बिल वापस ले लिया गया। अब देखो बात क्या है, बात ये है कि जिस तरह से हम देखते जा रहे हैं जो फार्मर्स है, अगर हम इनको सही सर्विसेज नहीं दे पाए तो भाई साहब फार्मर अगर फार्मिंग करनी छोड़ देगा तो देश बंद हो जाएगा। सर देश बंद हो जाएगा, कैसे बंद हो जाएगा, सोच के देखो। क्या आज के दिन में कोई किसान भाई ये है जो ये चाहता हो कि मेरा बेटा बड़ा बन के मुझसे भी बड़ा किसान बने? कोई नहीं है। हर बंदा या हर फार्मर ये चाहता है कि मेरा बेटा अच्छी जॉब करे, अच्छी कंपनी में जाए, सरकारी जॉब ले, लेकिन फार्मिंग कभी भी ना करे, है ना, यही तो होता है। लेकिन सोच के देखो, अगर इंडिया में फार्मिंग ही नहीं होगी तो जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह चल रहे हैं, मैकडोनल्ड्स हो गया, बर्गर किंग हो गया, बर्गर सिंह हो गया, सबवे हो गया, क्या ये सब चल पाएंगे? नहीं, क्योंकि इनको इंग्रेडिएंट्स कौन दे रहा है? फार्मर्स दे रहे हैं। अच्छा हम लोग अपनी बात कर लेते हैं, चलो उतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट छोड़ दो, क्या हम लोग काम कर पाएंगे? चाहे हमारी सरकारी जॉब है कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारे पास खाने के लिए अनाज ही नहीं होगा जो किसान भाई उगाते हैं, अगर वही नहीं होगा तो क्या हम काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आज की में फार्मर्स जो है ना, वो मैं कहूंगा एक आईएएस ऑफिसर से भी ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बंदा हो चुका है, क्योंकि अगर फार्मर ने अपनी फार्मिंग छोड़ दी तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ सोसाइटी के एक सेक्टर को नहीं बल्कि सभी सेक्टर्स को देखने के लिए मिलेगा और इसको खमियाजा बहुत बड़े लेवल पे भुगतना पड़ सकता है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो हमेशा किसके फेवर में रहकर काम करती है? फार्मर्स के ही फेवर में रहकर। लेकिन अभी जो ये 3 फार्म बिल आए थे, इनमें दिक्कत ये हो गई थी कि कुछ चीजें सरकार ने क्या किए थे, कंपनियों के लिए छोड़ दी थी। कंपनी के लिए मतलब जैसे लेस लेस मान लो एक कंपनी है, ठीक है, जो चिप्स वगैरह बनाती है, तो ये फार्मर्स के साथ एग्रीमेंट करती है कि आप हमें इतने बड़े साइज के आलू बना के देना। तो क्या था, इन फार्म बिलों के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो लोकल मंडीज हैं, जो साहूकार है, उनको पावर्स ज्यादा मिल गई थी। तो ऐसे में किसान भाइयों का कहना था कि नहीं, हमारी फसल में हमारी ही पावर होनी चाहिए, ना कि किसी थर्ड पार्टी की पावर होनी चाहिए। जिस बात को लेकर गवर्नमेंट ने इस बात को समर्थन ना देते हुए कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फाइनली जो है किसान भाइयों ने जिस तरह से प्रदर्शन किया उस हिसाब से इस बिल को जो है वापस ले लिया गया। अब बात ये उठती है कि जो फार्मर्स होते हैं ये ज्यादातर आपने सुना होगा ये सुसाइड कर लेते हैं, इसके पीछे का क्या रीजन है, आज उसी टॉपिक पर हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। अब जैसे आप मेरी बात को सुनो ध्यान से, किसान भाई लोग रबी खरीफ की और जायद की फसल उगाते हैं। कभी आपने सोचा कि जब रबी की या किसी भी फसल को उगाया जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, सीडिंग की जाती है, मतलब बीज बोए जाते हैं। जब बीज बोए जाते हैं उसके बाद क्या होती है, उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है, ठीक है, फिर उसकी कटिंग की जाती है। यानी अराउंड 6 से 9 महीने लग जाते हैं उस फसल को काटने में, मतलब उगाने से लेकर काटने में 6 से 9 महीने लग जाते हैं। अब सोचो इन 6 से 9 महीने में फार्मर्स को कहीं से पैसे आ रहे हैं? सोच के देखो, पैसे तो आ ही नहीं रहे, क्योंकि भाई साहब अभी तो आपने इनपुट लगाया है, जब वो फसल उगेगी, कटेगी, मार्केट में जाएगी, तब आपको पैसा मिलेगा। तो फार्मर के पास 6 से 9 महीने तक घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे ही नहीं होते। और ये एक फार्मर की कहानी नहीं है, सभी फार्मर्स की यही कहानी है। उस केस में, उस बीच में अपने घर खर्च को चलाने के लिए फार्मर्स क्या करते हैं, जो साहूकार होते हैं, गली में लाला टाइप के जो लोग होते हैं, उनसे पैसा ब्याज पर उधार ले लेते हैं। और जब उधार पर लेते हैं तो उन्हें पता होता है कि जब कल को फसल उनकी बिकेगी तो जो पैसा आएगा उसमें से इस पैसे को उधर पे कर देंगे। लेकिन होता क्या है कि जिस तरह से मानसून पर डिपेंड है, मानसून अगर कम आता है तो हमारी फसल खराब हो जाती है, और बहुत ज्यादा आता है तो फसल बह जाती है, तब भी खराब हो जाती है। तो ऐसे में अनवांटेडली जो रिस्क होता है फार्मर्स का, वो काफी ज्यादा होता है। किस चीज का? क्रॉपिंग पैटर्न को लेकर, रेन को लेकर, हार्वेस्टिंग को लेकर, कल्टीवेशन को लेकर बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। पता चलता है कि किसान भाई ने जो 1 लाख 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और जब फसल की कटाई की बात आई तो फसल पूरी सड़ गई, क्योंकि
पानी ज़्यादा हो गया था, ये कीड़े लग गए। तो ऐसे में फार्मर्स क्या करते हैं, फाइनली जब लोन पे नहीं कर पाते, ब्याज पे ब्याज चढ़ता चला जाता है, लोन ट्रैप में फंसते चले जाते हैं, तो फार्मर फिर लास्ट ऑप्शन उनके पास ये होता है कि चलो भाई सुसाइड कर लेते हैं, बात ही खत्म करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना आज की डेट में बहुत कॉमन चीज़ें हो चुकी है कि हर फार्मर जो है वो इसी लाइन के अंदर जाता जा रहा है, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि सुसाइड करना इज नॉट द सॉल्यूशन। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा कई सारी स्कीम्स वगैरह चलाई गई हैं फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कि फार्मर इस टाइप की जो चीज़ें हैं वो ना करे, जिससे कि जो फार्मर के ऊपर इनडेप्टनेस है उनको दूर किया जा सके, जो वो डेट ट्रैप में फंस चुके हैं। तो भारत सरकार का ये कहना है कि अभी उन्होंने कुछ टाइम पहले कई सारे लाख करोड़ रुपए का जो लोन था वो माफ किया है किसानों का, जो भी उन्होंने लोन लिया था अब उनको लोन की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी फार्मर्स के पास पैसों की दिक्कत चल रही है, ऊपर से कोविड वगैरह भी आ गया, तो कई सारी चीजें एक साथ होगी जिसके चलते फार्मर जो है वो तरीके से पेमेंट नहीं कर पा रहा था। तो गवर्नमेंट के द्वारा वो सारे पैसे क्या कर दिए गए, माफ कर दिए गए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि आज तक मुझे कोई ऐसा फार्मर क्यों नहीं मिला जिसने ये बोला कि मेरे पैसे माफ हो गए। लेकिन जब हम उसमें एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, तो लिखा आता है कि हाँ भाई माफ कर दिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी मुझे कुछ और ही नजर आती है। अब यहाँ पर यही पूरा डिस्कशन मुझे आपके साथ करना है, ये जो 6 मिनट ला के मैंने आपका बेस बनाया ना, मुझे इन्हीं चीजों पर क्या करना है आपके साथ डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंडेटनेस, अगर हम इंडेटनेस की बात करें तो इंडेटनेस का मतलब याद रखना होती है उधारी। ठीक है, क्या होती है इसका मतलब, उधारी। ठीक है, तो लिखा गया है कि जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो क्या कर रही है आज में एक बहुत ही मेजर रोल प्ले कर रही है। गवर्नमेंट भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन जिस तरह से नंबर जो सुसाइड के है वो फार्मर्स के बढ़ते जा रहे हैं, ये एक अलार्म, ये एक ऐसा लेवल आ गया है जहां पर हमें समझना पड़ेगा कि फार्मर इतना ज्यादा सुसाइड कर क्यों रहा है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन आ रहा है इनडेटनेस, क्योंकि फार्मर डेट ट्रैप में इतना ज्यादा फंस चुका है जिसके चलते वो उधारी पे नहीं कर पा रहा, और क्या होता जा रहा है, वो अपने पास सुसाइड जैसे केस को यहाँ पर देखा जा सकता है। और इसी की वजह से वो लोग क्या कर लेते हैं, सुसाइड करते हैं। सुसाइड फार्मर का आज की डेट में इतना परमानेंट सोल्यूशन बन गया है, जिसको लेकर गवर्नमेंट कई सारी पॉलिसीज बनाई है फार्म्स को लेकर, और इनको एग्जामिन किया है कि आने वाले समय के अंदर जो सुसाइड के जो केसेस है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्योंकि अगर फार्मर सुसाइड करते हैं, देखो सरकारें नहीं मरती है, लेकिन सरकार के ऊपर जवाबदेही आ जाती है कि फार्मर सुसाइड कर क्यों रहा है, क्या आपकी सरकार उनके लिए कुछ इतना भी नहीं कर पा रही है कि उनको सुसाइड ही उनको लास्ट सोल्यूशन नजर आ रहा है। तो ये सारी बहुत कहने वाली बातें होती है, सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ भी जाता है। अब बात करते हैं फार्म इंडेप्टनेस। इसमें क्या होता है, जो फार्मर्स होते हैं वो सुसाइड इसलिए करते हैं क्योंकि वो बैंक्रप्ट हो जाता है। बैंक्रप्ट का मतलब है कि उनके पास लोन जो है, या आप कह सकते हो लायबिलिटीज ज़्यादा हो जाती है और एसेट्स उनके पास होते ही नहीं है। तो यहाँ पर उनको क्या कर दिया जाता है, बैंक्रप्सी यानी एक तरह से दिवालिया घोषित कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, इंडेटनेस के चक्कर में अगर हम बात करें तो अराउंड 37% जो होता है वो इंडेटनेस में, मतलब 100 में से 37 किसान जो होते हैं वो इंडेटनेस में आ जाते हैं। और ये सभी के सभी किसान लगभग क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं आज की डेट की अगर मैं बात करूं। तो इसलिए आज की में एक बहुत बड़ी अगर हम बात करें, अच्छा एक और डेटा मैं आपको बताता हूं पहले, एनसीआरबी का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, इन्होंने जो 2015 में डेटा रिलीज किया उसमें कहा था कि जो 80% फार्मर्स है, ठीक है, 80% जो फार्मर्स है वो क्या करना चाहता है, शुरू में सुसाइड करना चाहते हैं। 80% फार्मर, भाई साहब 80% फार्मर एक बहुत बड़ी फिगर होती है। 100 में से 80 फार्मर सुसाइडल मोड पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो डेट ट्रैप में इतने ज्यादा फंस चुके हैं। अगर गवर्नमेंट ने सही टाइम पर इनके लिए पॉलिसीज नहीं बनाई तो आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो है हमें डिसएडवांटेज देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर एक फार्मर सुसाइड करता है तो उससे एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो उससे इंस्पायर्ड होकर यही सेम काम करने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको लगता है फाइनली जो सोल्यूशन है वो ये, क्योंकि लाला वाला तो अपना जो इंटरेस्ट है वो लेकर रहेंगे, सरकार उनकी मदद कर नहीं रही है, और फसल जो है वो सही से उग नहीं रही है, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो रही है, कम बारिश हो रही है, जो भी रीज़न रहा हो, क्लाइमेटिक रीज़न। तो इन सब चीज़ों का जो मारा होता है वो कौन होता है, फार्मर होता है। फिर फाइनली फार्मर को यही समझ आता है कि चलो सुसाइड करके बात को यहाँ पर खत्म करते हैं। अब बात करते हैं जैसे फार्म इनकम। अब जैसे गवर्नमेंट पता है क्या बोलती है फार्मर्स को, गवर्नमेंट ये देखो गवर्नमेंट का भी कहना सही, गवर्नमेंट ये बोलती है कि आप एक फार्मिंग पैटर्न पे क्यों बेच रहते हो। अगर आपके पास फील्ड है तो आप एक काम करो ना, आपके पास मान लो 2 एकड़ की जमीन है तो आप उसमें 1 एकड़ में गेहूं बो और 1 एकड़ में टमाटर बो दो। तो क्या होगा, और कल को गेहूं की फसल खराब होती है, कल को और वीट की फसल खराब होती है, तो एटलीस्ट जो आपके टोमेटो है उनसे आपको कुछ इनकम होती रहेगी। इसको बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, कि अगर आप एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग टाइप की वैरायटी लेकर आओगे तो अगर एक वैरायटी खराब भी हो जाती है तो दूसरी वैरायटी से आप इतनी तो इनकम कमा ही सकते हो कि आपको जो लोन का जो अमाउंट है वो आप आसानी से पे कर पाओ। लेकिन फार्मर्स का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि एक लैंड पर एक ही फसल उगाई जाए, ना कि उसके टुकड़ों में फसल की जाए, क्योंकि इससे फसल की प्रोडक्टिविटी, जमीन की प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाती है। बट आज ही में जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स वगैरह है, मॉडर्न जमाना है, तो ऐसा फार्मर्स का कहना मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत भी है। क्योंकि क्या होता है ना कि आज में आप जिस हिसाब का मैनिक्योर और पेस्टिसाइड्स डालते हो, जमीन की उर्वरता शक्ति उस तरीके से जो है
मोल्ड हो जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होती है। तो देखो क्या लिखा है, दिस सिचुएशन फार्मर इनकम रिमेन हाईली डिस्ट्रैक्टेड इन द कंट्री। अगर हम बात करें तो फार्मर की इनकम है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा अप डाउन होती रहती है। एज पर द लेटेस्ट NSSO की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बोला है कि जो एग्रीकल्चर हाउस होल्ड है उसमें क्या होता है, अगर हम देखें तो मोर देन 3000 रिसीविंग वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर एटलीस्ट वन सेल्फ एम्प्लॉयड इन अ फार्मिंग। अगर हम बात करें जैसे फार्मर होता है तो वो किसी के अंडर में रहकर थोड़ी काम करता है, तो अपनी फार्मिंग करता है। तो इसके डेटा के हिसाब से ही फार्मर मंथली इनकम कितनी कमाता है, 3000 रुपए। सोच के देखो क्या 3000 रुपए से गुजारा होगा, सोच हो जा रहा है एक बार, नहीं होगा ना। तो यहाँ पर यही सारा स्टैटिक पार्ट दिया गया जिसमें गवर्नमेंट ने ये बताया है कि किस तरह से कौन कौन सा डेटा किस किस स्टेट का है। अब गवर्नमेंट ने इस चीज को टैकल करने के लिए याद है मनरेगा प्रोग्राम चलाया था, जिसमें जो गरीब जनता है उनको क्या दिया गया, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया गया। और आपको मैं बता दूं मनरेगा एक हाईली सक्सेसफुल प्रोग्राम है अंडर एम्प्लॉयमेंट लोगों के लिए, यानी जिनके पास रोजगार नहीं है उनको रोजगार दिलाया जाएगा, वो भी गारंटेड होगा 100 दिन का, मिनिमम 100 दिन का होगा। अगर काम ज्यादा चला तो आपको पूरे साल भी रोजगार मिल सकता है, बट मिनिमम 100 दिन का तो रोजगार आपको मिलेगा ही मिलेगा। इससे अराउंड फार्मर्स 44% फार्मर्स को इसके क्या मिला, बेनिफिट जानने को मिला, क्योंकि फार्मिंग करने का जो वो खाली टाइम होता है उसमें वो काम करके भी पैसा कमा सकते हैं। तो गवर्नमेंट कई टाइप की स्कीम्स लेकर आई जिससे फार्मर्स को इन चीजों से क्या मिल सके, छुटकारा मिल सके, और वो सुसाइड जैसी चीजें यहाँ पर ना करें। अब गवर्नमेंट ने एक फोकस किया कि एक काम करते हैं, जो फार्मर भाई जो लोग लोन लेते हैं तो इन लोन लेने वाले लोगों को थोड़ा सा पकड़ा जाए, इनको चेक किया जाए कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। एक मिनट में थोड़ा सा, हाँ, अब इनको कैसे पकड़ा जाए, मतलब इनको कैसे सुधारा जाए। तो जो फार्मर्स को लोन देते हैं दो ही लोग होते हैं, या तो इंस्टीट्यूशनल होता है या नॉन इंस्टीट्यूशनल। इंस्टीट्यूशनल वो होता है जैसे कोई संगठन है, जैसे बैंक हो गया, ये इंस्टीट्यूशनल हो जाएगी। और नॉन इंस्टीट्यूशनल में कौन आ जाएगा, आपका जैसे कि जो साहूकार होते हैं, ठीक है, इस टाइप के लोग नॉन इंस्टीट्यूशनल में आ जाएंगे। तो क्या लिखा हुआ है कि देयर वर अ प्रिसेप्शन that except non-farm factor it was overall agrarian district that forced farmer to suicide। जो लोग फार्मिंग कर रहे हैं उनको स्ट्रेस में ला दिया जाता है कि आपको सुसाइड करना ही पड़ेगा, उसके अलावा आपके पास कोई रीजन नहीं है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना इनके लिए एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं सरकार के अंदर हूँ और मुझे दिख रहा है कि जो फार्मर सुसाइड कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन ये है कि वो डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, तो बीइंग अ सरकार या बीइंग अ गवर्नमेंट मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है मैं उनको बोल दूंगा कि किसानों के ऊपर आप प्रेशर नहीं बनाओगे और उनको सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या प्रोवाइड कराओगे, लोन प्रोवाइड कराओगे, जिससे कि वो अपनी फसल पर फोकस करे ना कि सुसाइड करने पर फोकस करे। तो वही यहाँ पर सरकार के द्वारा किया गया। सरकार ने क्या किया, सरकार ने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल सोर्स किए जैसे माइक्रो फाइनेंस वगैरह, एक ऐसी एजेंसी उन्होंने खोली जिन्होंने पिछले कुछ सालों के अंदर चीजों को लिबरल, लिबरल का मतलब होता है आसान बनाना, लिबरल का मतलब क्या होता है, आसान बनाना। उन्होंने लोन देने की जो चीजें हैं उनको क्या कर दिया, आसान बना दिया, और प्रमोट किया फाइनेंशियल सेक्टर को, जिससे रूरल एरियाज के अंदर रहने वाले किसानों को प्रॉपर फंड्स मिल पाए बिना किसी दिक्कत के, और चीजों को थोड़ा लिबरल मतलब आसान बना दिया। दूसरा यहाँ पर है कि माइक्रो फाइनेंस एजेंसीज को ओपन किया गया जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट के रेट ऑफ इंटरेस्ट से काफी ज्यादा कम होता है। किसान भाई लोग यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है लोन उठा सकते हैं। तीसरा, beside the loan recovery method of these agency, human touch which is not a cause of money launder due to the feeling of belongingness to the same society of village। यहाँ पर क्या बात बोली गई कि यहाँ पर ह्यूमन टच का मतलब ये होता है कि जो अगर एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ मिला के काम करेंगे तो ये काम हमारे लिए काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप वसूली करोगे किसानों के साथ तो भाई साहब फाइनली किसान सुसाइड कर लेगा। तो ऐसे में हमें थोड़ा सा लिबरल होना पड़ेगा अपनी लोन की रिकवरी के लिए। और यहाँ पर सबसे लास्ट पॉइंट ये बोला गया है कि जो बैंक्स हैं उनको ये बोला गया है कि अगर उनको लोन देना है फार्मर्स को तो विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी वो उनको क्या प्रोवाइड करेंगे, लोन प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि किसानों से अगर आप सिक्योरिटी लो तो किसान भाई लोग कोई सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं दे पाएगा। इवन इसके अलावा भी गवर्नमेंट बजट, अगर हम लेटेस्ट डेटा की बात करें 2020-21 में, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, 15 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए थे किसानों के नाम पे। कितने लाख रुपए, 15 लाख रुपए यहाँ पर एलोकेट किए थे। और यहाँ पर ये बोला था कि जो फाइनेंशियल बर्डन है किसानों का ये उनसे दूर किया जा सके, और जो किसान हमारे बैंकरप्सी में आ गए, इंडेप्टनेस में आ गए, उनको इससे क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। अगर हम इस स्कीम के तहत देखें तो जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस है उनको ये बोला गया था भारत सरकार के द्वारा कि अगर किसी भी किसान भाई ने आपसे लोन ले रखा है तो आप उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाओगे, जब उसकी फसल या उसके पास पैसे होंगे वो तब आपको लोन की पेमेंट करे, बट आपकी तरफ से कोई ऐसा प्रेशर उनके ऊपर ना डाला जाए। दूसरा यहाँ पर बोला गया कि जितने भी वीक फार्मर्स होते हैं, जो मार्जिनल
फार्मर्स होते हैं उनको इंस्टीट्यूशनल सोर्स का बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल सोर्स मतलब होते हैं जैसे बैंक्स वगैरह या गवर्नमेंट की संस्थाएं वगैरह होगी। अगर आप इनसे लोन लेते हो तो इसमें आपकी लोन जो है वो फिक्स रहता है और आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मार्केट से क्या होता है, कम होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, आपको पता है एमएसपी की पॉलिसी यहाँ पर चलाई थी कि जो फार्मर्स प्रोड्यूस उगाएंगे उनको मिनिमम इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे बाहर लाला आपको सही पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा, बट सरकार आपको इतना पैसा देगी देगी। इसके बाद है टू सर्व अ प्रॉपर क्रिएट एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम इन द फार्म्स। अब ये एडिशनल सोर्स का मतलब मैंने आपको बताया था ना कल्टीवेशन की, मतलब आप डाइवर्सिफिकेशन लेकर आओ कि आप एक ही क्रॉप मत उगाओ बल्कि मल्टीपल क्रॉप्स उगाओ, जिससे कि कल को अगर कोई एक क्रॉप खराब भी हो जाती है तो दूसरी क्रॉप से आप अपनी इनकम को अर्न कर पाओ। तो यहाँ पर फार्मर आपको क्या दे रही है, एक तरह से काउंसलिंग कर रही है फार्मर्स की कि आपको इस तरह से काम जो है यहाँ पर करना चाहिए। अलाइड एक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सच एज डेयरी, अब जैसे डेयरी खोलना चाहिए, फिशिंग एक्टिविटी को करना चाहिए, तो आपकी जो फार्मिंग जो डिपेंडेंसी है एग्रीकल्चर पे वो थोड़ी कम होगी और आपके पास मल्टीपल सोर्स आएंगे जहां से आप पैसा कमा सकते हो। इसके लिए बोला है कि बैंक्स और जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको ये बोला है कि आप लोकल लेवल पे जितने ज्यादा सारा लोगों को, किसान भाइयों को लोन दे पाओ उतना दो, और वो भी सब्सिडाइज रेट पर दो, जिससे किसान अपने इनपुट आउटपुट खरीदने के लिए जो भी पैसे खर्च करना चाहे वो पैसे यहाँ पर खर्च कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कंक्लूजन वाले पार्ट पर कि फाइनली कंक्लूजन क्या निकला। देखो कंक्लूजन ये निकला कि अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करें तो उसके अंदर अभी भी जो फार्मर्स है उनके अंदर थोड़ा बहुत पहले से कुछ हमने चेंज देखा है, ऐसे नहीं कहूँगा बहुत ज्यादा चेंज देखा है। इवन जो हमारा ट्रेडिशनल जो ग्रीन रेवोल्यूशन था इसने भी कहीं ना कहीं चीजों को सुधारने की यहाँ पर कोशिश की गई। आपको याद होगा एम एस स्वामीनाथन थे जिन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन कॉन्सेप्ट रखा और कहीं ना कहीं इस हरित क्रांति ने फार्मर्स के अंदर जो इंडेटनेस की जो दिक्कत थी उसको यहाँ पर दूर कर दिया। लेकिन पता है ग्रीन रेवोल्यूशन की एक दिक्कत ये थी, ये सिर्फ गेहूं चावल वगैरह में होती थी, ये पल्सेस वगैरह में ग्रीन रेवोल्यूशन देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलती थी, तो ये थोड़ा सा इसका डिमेरिट है। बट हाँ कहीं ना कहीं किसानों की हालत को सुधारने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारी मुहिम चलाई। इवन अभी कुछ टाइम पहले गवर्नमेंट ने कई लाख करोड़ रुपए का लोन जो था फार्मर्स का वो माफ भी किया है। ऐसी बात नहीं है कि माफ नहीं किया, बट ग्राउंड रियलिटी में अब मैं सभी फार्मर्स से तो मिलता नहीं हूँ, बट जितनों से मेरा उन दोनों तो बोला कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट हो सकता है कि और कुछ फार्मर्स हो जिनको इस सुविधा का बेनिफिट मिला भी हो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं डी ग्लोबलाइजेशन। अच्छा आपको पता होगा मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी एलपीजी वाली, याद है मनमोहन सिंह वाली सुनाई थी कि 1991 में किस तरह से हमारी इकोनॉमी के अंदर क्राइसिस आए थे। तो 1991 से पहले इंडिया एक डिसेंट्रलाइज थी, आप कह सकते हो यार डी ग्लोबलाइज थी। डी ग्लोबलाइज का मतलब होता है कि हमने अपने दरवाजे बंद कर रखे थे कि बाहर की कोई कंपनी इंडिया में आके काम नहीं कर सकती, क्योंकि हम ऑलरेडी 1947 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने ऑफर दिया था और उस ऑफर की वजह से 200 साल तक हमने गुलामी सही, और यही रीजन था आजादी के बाद हमने अपनी दरवाजे बंद कर दिया और अपने आप को डी ग्लोबलाइज कर दिया। लेकिन इससे दिक्कत ये हुई कि इंडिया के अंदर इतने ज्यादा क्राइसिस आ गए कि सिर्फ हमारे पास पेट्रोल खरीदने के लिए 4 दिन का ही पेट्रोल बचा था। तब हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे 1981 में मनमोहन सिंह, ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं और उनके सामने ये लोन का प्रस्ताव रखते हुए बोलते हैं कि हमें इतने लाख करोड़ रुपए का जो लोन है वो सैंक्शन कर दो, क्योंकि इंडिया के पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी चल रही है। अब ऐसे में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ये बोला कि हम आपको लोन तो दे देंगे लेकिन आपको कुछ एग्रीमेंट्स पे साइन करना होगा, एंड दैट एग्रीमेंट इज कॉल्ड बिया एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में ये था कि आपको अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल रूल्स में बहुत कटौती करनी पड़ेगी और उनको खूब ज्यादा सब्सिडी देनी पड़ेगी, जिसके चलते इंडस्ट्री ज्यादा पनपेंगी तो वो आपको ज्यादा पैसा कमा के दे पाएंगे, यानी चीजों को लिबरलाइज मतलब आसान करेंगे। दूसरा था प्राइवेटाइज, जिन जगहों पर गवर्नमेंट सेक्टर काम करे और वो ढंग से काम नहीं भी कर पा रही है तो आप उन जगहों पर प्राइवेट सेक्टर का बोलबाला होना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्वालिटी अच्छी देता है और कम से कम प्राइस पर देता है, क्योंकि उसके कॉम्पिटेटिव मार्केट में बहुत ज्यादा होते हैं। तो चीजों को जो गवर्नमेंट सेक्टर को किस में कन्वर्ट कर दो, प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दो, दैट इज प्राइवेटाइजेशन। और तीसरा था जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में था कि अपनी इकोनॉमी को वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी के साथ कनेक्ट कर दो, जिससे कि बाहर के भी बेनिफिट हमें अपने देश के अंदर देखने के लिए मिल सके, और यही कंसेप्ट था हमारा एलपीजी का। तो अगर मैं आपसे पूछूं 1991 से पहले क्या इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन था, क्या आंसर दोगे? नहीं था। 1991 से पहले हमारे पर डी ग्लोबलाइजेशन था और 1991 के बाद हमारे पर क्या स्टार्ट हुआ, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर स्टार्ट हुआ। तो जो कहानी मैंने आपको बताई वही कहानी यहाँ पर लिखी हुई है कि जो कंट्रीज हैं उनको ग्लोबलाइज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसके बारे में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट ही बताती है कि जब आप ग्लोबलाइज होते हो तो इससे आपकी जो रिसोर्सेज हैं वो दूसरे की रिसोर्सेज का मैच खाती हैं और आपस में आप टेक्नोलॉजीज का शेयर करते हो, आपस में अपने व्यूज अपने थॉट्स रखते हो, जिससे कि आपको समझ आता है कि हमारी इकोनॉमी या हमारी कंट्री के अंदर किन चीज़ों की आज भी कमी चल रही है। और हम जब कंपैरिजन करते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई इस कंपैरिजन में हम यहाँ पीछे छूट रहे हैं, तो चलो इन चीज़ों पर हम फोकस करें। और यही चीज़ हुई थी, अगर मैं अपने दोस्त से अपने आप को कंपेयर नहीं करूँ तो पता ही नहीं चला मेरा दोस्त कितना आगे है, मैं कितना पीछे चल रहा हूँ। तो यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का ये फायदा हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। लेकिन अगर हम बात करें अपनी इंडिया की, तो इंडिया तो 1981 में
ग्लोबलाइज हुआ। लेकिन 2007-8 में, यानी आप कह सकते हो 2008 में एक ग्लोबल क्राइसिस आई थी, और ये ग्लोबल क्राइसिस की वजह से ग्रेट रेसेशन आ गया था, आर्थिक मंदी छा गई थी मार्केट के अंदर, और इस आर्थिक मंदी का इम्पैक्ट यूएस से स्टार्ट हुआ था, और ये आर्थिक मंदी का कॉन्सेप्ट पूरी इंडिया में फैलता चला गया। और तब हमें ऐसा समझ आया कि अगर हमने चीज़ों को और ज़्यादा ग्लोबलाइज नहीं किया तो दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब हम सिर्फ अपने अपने में काम करते हैं तो हम बड़े स्केल पर काम नहीं कर पाते, लेकिन जब हम हाथ मिला के काम करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और इससे हमें क्या पहुंचता है, फायदा पहुंचता है। और यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई, और इसी के चलते G20 की मीटिंग होती है, जो हमारी रमेश जो दूसरा चैनल इंस्पायर्ड इकोनॉमिक्स है, जिन्होंने उसको सब्सक्राइब किया होगा उनको पता होगा कि हमने G20 पर कितनी वीडियोस वगैरह बनाई थी। इवन जो हमारे डेली हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सीरीज आती थी, उसमें भी मैंने आपको G20 बताया था कि इसमें ग्रुप ऑफ 20 नेशन होता है जो ग्लोबलाइज नेचर का होता है। ग्लोबलाइजेशन सबसे बेस्ट एग्जांपल G20 है, क्योंकि इसमें 20 नेशन आपस में जुड़ के एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे की सहमति लेते हैं, एक दूसरे के रिसोर्सेज का आपस में शेयरिंग करते हैं, जिससे क्या होता है कि इकोनॉमी को क्या पहुंचता है, कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट यहाँ पर पहुंचते हुए नजर आता है। ठीक है, इवन आपको मैंने ये नाफ्टा इसमें तो सिर्फ नाफ्टा लिखा है, मैंने तो आपको कितने सारे कराए थे, आपको याद है सार्क मैंने आपको बताया था, ग्लोबलाइजेशन का बेस्ट एग्जांपल था सार्क, जिसमें इंडिया भी शामिल है। फिर मैंने आपको EU यूरोपियन यूनियन पढ़ाया था, नाफ्टा पढ़ाया था, न्यू यूएस एमसीए भी पढ़ाया था, साफ्टा भी पढ़ाया था, याद आ रहा है, ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी। क्योंकि जब हम ग्लोबलाइजेशन करेंगे तभी हम क्या कर सकते हैं, एक कार्टेल बना सकते हैं, अलग अलग कंट्री अपना कार्टेल बना सकती है। अब देखो, जब हमारे यहाँ पर चीजें ग्लोबलाइज हुए तो क्या हुआ, ट्रेड एग्रीमेंट्स होने शुरू हो गए। आपको याद है ट्रेड एग्रीमेंट, मैंने आपको पीटी कराया था, एफटी कराया था, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये सब क्यों पॉसिबल हो पाई, ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन किया। अगर ये ग्लोबलाइजेशन ना करते तो ऐसे में क्या हम ट्रेड एग्रीमेंट्स कर पाते अलग अलग रीजन से, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। और ये सारी चीजें मैं लाइन टू लाइन नहीं पढ़ा रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको पीछे की चैप्टर्स के अंदर ये चीजें पढ़ा चुका हूँ। तो जो लोग हमारी रेगुलरली सीरीज को फॉलो अप करें उनको पता होगा ये सारी चीजें उन्होंने पढ़ी है, तो उनके लिए ये सारी चीजें बहुत आसान है। देखो साफ्टा, नाफ्टा, मैं तो आपको न्यू यूएस एमसी भी बताया था, नाफ्टा अब हट चुका है, अब इसके क्या आ चुका है, न्यू यूएस एमसी आ चुका है। ठीक है, न्यू एमसी ऐसे बोलो। अब ये सारी चीज़ देखिए, और इंडिया के केस के बारे में बता रखा है, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो है सारी पुरानी चीज़ें देखिए, हम तो लेटेस्ट आपको पिछली की क्लासों के अंदर बता भी चुके हैं। ठीक है, तो बस यही 2 टॉपिक थे अभी करने के लिए आज की वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज हमने ये कर लिए दोस्तों। जो चीज़ इंपॉर्टेंट कम होती है मैं उसको थोड़ा सरफेस नॉलेज देकर कंप्लीट कर देता हूँ, जो इंपॉर्टेंट है उसकी लाइन टू लाइन के अपने नोट्स भी बना देता हूँ, आपको पता होगा मेरी हैबिट तो। ठीक है, तो 12th वाला टॉपिक हो गया, 13 टॉपिक हो गया। ठीक है, अभी जो चैप्टर है 2 दिन का, ये 2 क्लास का मेहमान बचा है बस अभी ये, फिर हम कह सकते हैं हमारी रमेश सिंह जो है वो सक्सेसफुली खत्म हो जाएगी। ठीक है, सो गाइस आज की वीडियो लेक्चर सीरीज के लिए इतने रहते हैं। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।